नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में बलोच आतंकवादियों ने पंजाबियों को अपना निशाना बनाया है। पर्टिकुलरली जब ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में थे, वैन्स को चेक किया गया, उसमें पंजाबियों को चिन्हित किया गया और फिर उन्हें गोली मार दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम विस्तृत तौर से आज चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही हूँ, आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा हो। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहें। हाल ही में बलूचिस्तान के मुसाखाइल ज़िले में हथियारबंद लोगों ने 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें बलूचिस्तान को, तो ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है और हम मानते हैं कि बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली पंजाबीज़ के लिए बहुत एक हाई लेवल का, बोल सकते हैं, एक नैरेटिव दौड़ रहा है। यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है व्हेन इट कम्स टू लैंड, और पाकिस्तानी आर्मी में सबसे ज़्यादा जिस रीजन का हेफ्ट है वो पंजाब का है। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी में सबसे ज़्यादा जो जॉइनिंग आती है वो पंजाब से ही आती है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से गवर्नमेंट चलती है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्मी के संदर्भ में है। तो अगर हम पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी चाह रही है कि यहाँ पे अपना डोमिनेंस बनाए रखें आर्मी में, और साथ ही साथ यहाँ की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, उसको कभी भी फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी ना होने दें। तो पंजाब इज़ अ वेरी रिच एरिया, ठीक है। पंजाब, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पंजाब, नॉट इंडियाज़ पंजाब। तो पंजाब से आने जाने वाले वाहनों की जाँच की गई, पंजाब से आए लोगों की पहचान की गई, फिर उन्हें गोली मार दी गई। अगर बात करें मुसाखाइल के सहायक आयुक्त ने कहा है आतंकवादियों ने 10 वाहनों में भी आग लगा दी है। बलूचिस्तान में इस तरह का यह पहला हमला नहीं है। इस साल अप्रैल में आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के नौशनी शहर के पास 9 पंजाबी यात्रियों को उनके पहचान पत्र की जांच करने के बाद उतार दिया और गोली मारकर उनकी हत्या भी की थी। अगर बात करें पिछले साल अक्टूबर की, यानी अक्टूबर 2023 की, तो बलूचिस्तान के केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे अधिकारियों ने लक्षित हत्या बताया था। यानी कि लक्षित हत्या, आप किसी को लक्षित करते हैं, चाहे वो उनके रेस पे हो, चाहे रिलीजन पे हो, चाहे कास्ट पे हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ पे हो, या फिर चाहे वो किसी न किसी प्रकार के और एडजेक्टिव्स पे हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किस प्रकार से लक्षित हत्या करी जा रही है बलूचिस्तान में, ये पंजाबियों की हत्या की जा रही है। 2015 में बंदूकधारियों ने तुर्बन के पास एक श्रमिक शिविर पर हमला करके 20 निर्माण मजदूरों की हत्या कर दी थी और सभी सिंध एवं पंजाब से ही थे। इसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को देखें, जिस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक विभाजन हुआ है, वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हर क्षेत्र किसी न किसी डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। तो मकरन, ये इम्पॉर्टेंट बलूचिस्तान में एक क्षेत्र है। फिर उसके बाद रक्षण डिवीज़न है, उसके ऊपर ये कलत डिवीज़न है, ये नज़ीराबाद है, ऊपर सिब्बी है, और जोग डिवीज़न लोरालाई और क्वेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बलूचिस्तान में ही आता है। इसके अलावा आज़ादी के समय अगर बात करें बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान की बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी। बहुत सारे लोग बलोच जो इंडिया के सपोर्ट पे भी उतरते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ना रह के वो भारत के साथ जुड़े। आज़ादी के समय इस क्षेत्र में मकरान, लासबेला, खारन एवं कलात शामिल थे, जिनके आदिवासी सरदारों ने अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी की शपथ भी ली थी। कलात का सरदार सबसे शक्तिशाली सरदार था, जबकि बाकी सभी उसके प्रति सामती वफादारी रखते थे। जैसे जैसे उपमहाद्वीप से ब्रिटिशों की वापसी करीब आती गई, कलात के अंतिम प्रमुख अहमद यार खान ने स्वतंत्र बलूच राज्य की खुलेआम वकालत भी शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी व्यक्तिगत जो दोस्ती है, यानी कि पर्सनल लेवल पे रिलेशंस थे उनके साथ, तो व्यक्तिगत जो दोस्ती है उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय अपने राज्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। यानी कि पाकिस्तान का भले ही वो पार्ट बने, बट वो चाहते थे कि ऑटोनॉमी या एक तरह से डोमिनेंस वो बलूचिस्तान में व्यक्तिगत रूप से रख सकें। 11 अगस्त 1947 को उनकी दृष्टि तब फलीभूत हुई जब पाकिस्तान ने उनके साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, बजाय उन्हें शामिल होने के लिए मजबूर करने के। हालांकि क्षेत्र में रूसी विस्तारवाद से सावधान ब्रिटिश इसके सख्त खिलाफ भी थे और इसके बजाय कलात का पाकिस्तान में विलय चाहते थे।
इससे भी जटिल बात यह थी कि कलात के तीनों सामंत पाकिस्तान में विलय चाहते थे। इस प्रकार अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने अपने सुर बदल लिए, साथ ही साथ विलय के लिए दबाव भी बनाना शुरू कर दिया था। आखिरकार मामला सबसे ज़्यादा गंभीर कब हुआ? मामला तब चरम पर पहुंचा जब 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने कलात के 3 सामंती राज्यों के विलय को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर यह अफवाह फैली कि खान वास्तव में भारत को विलय करना चाहते थे। तो यहाँ पे एक डर का माहौल पाकिस्तान में भी बढ़ गया था। जैसे भारत में भी डर था कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर कहीं पाकिस्तान में विलय ना हो जाए, वहाँ पर भी इक्वल इनसिक्योरिटी या फिर इक्वल डर चल रहा था। इसके अलावा इसने 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान में घुसने के लिए प्रेरित किया। सेना प्रमुख ने एक दिन बाद विलय की संधि पर हस्ताक्षर भी किया। बलूच विद्रोह और पाकिस्तानी राज्य द्वारा दमन कैसे हुआ? पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही बलूचिस्तान ने खूनी विद्रोह देखा। यहाँ पे एक क्रूर राज्य दमन हुआ। इसके अलावा एक स्थायी राष्ट्रवादी आंदोलन की एक श्रृंखला भी देखी गई। पहला विद्रोह 1948 में शुरू हुआ, जबकि कलात के प्रमुख को पाकिस्तान में जबरन शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा यह 4 प्रमुखों में सबसे बड़ा एवं सबसे मजबूत था, जो बाद में बलूचिस्तान प्रांत बना था। जल्द ही विलय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। जुलाई तक खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बलूचों के 5 स्वतंत्रता युद्धों में से पहला युद्ध शुरू किया था, जो 1948, 58, 58, 59, 62, 63, 73, 77 में लड़े गए और वर्तमान में 2003 से चल रहे थे। ये खूनी विद्रोह शायद बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के अलावा पाकिस्तानी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन रहे थे। इस प्रकार पाकिस्तानी राज्य द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। पाकिस्तानी सेना पर अपहरण, यातना, मनमानी, गिरफ्तारी और न्यायेतर हत्याओं सहित कई अत्याचार करने का आरोप भी लगाया गया, जबकि सटीक संख्याएं इसके लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर रूढ़िवाद की बात करें तो रूढ़िवादी अनुमान बताते हैं कि 1948 से पाकिस्तान सेना द्वारा हजारों बलूच राष्ट्रवादियों और निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया है। एनजीओ वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के अनुसार अकेले 2001 से 2017 के बीच की अवधि में लगभग 5228 बलूच लोग लापता भी हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने, इन्होंने भी हिंसा का सहारा लिया। उन पर प्रांत में रहने वाले गैर बलूच लोगों को जातीय सफाई की कोशिश भी की, साथ ही साथ मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया। साथ ही साथ हमारे पास एक रिपोर्ट भी आई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार बलूच विद्रोही समूह मुख्य रूप से बीएलए और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 2023 में बलूचिस्तान में 78 हमले किए, जिसमें से 86 लोग मारे भी गए, 137 अन्य घायल हुए। ये हमले मुख्य रूप से प्रांत के मध्य, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में 19 जिलों में फैले हुए थे। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को निशाना भी बनाया गया था। पंजाबियों को निशाना बनाने के पीछे क्या कारण है? यानी कि अभी तक तो हमने समझा कि यहाँ पे किस प्रकार से हिस्ट्री प्ले आउट हुई है। अब हम समझेंगे कि आज वैसे तो पाकिस्तान बन चुका है, बट फिर भी एथनिक क्लैशेस या फिर रीजनल इश्यूज क्यों इतने उठ रहे हैं? देखो, बलूच राष्ट्रवाद के पीछे क्या है और पिछले 75 सालों से उग्रवाद को किसने बढ़ावा दिया, इसके 2 कारक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रहे हैं। पहला तो जो जातीय मतभेद चल रहा है, जाति के प्रेमिस पर या फिर कास्ट के बेसिस पे जो यहाँ पे डिवीजन चल रहा है। स्वतंत्रता के समय बलूच राष्ट्रवाद का आधार यही था और आज भी यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। बलूच लोगों का इतिहास, भाषा एवं संस्कृति एक जैसी है, जो राष्ट्रीय चेतना को जन्म देने की सभी मुख्य विशेषताएं हैं। यानी कि कोई भी नेशन, कोई भी देश क्यों बनता है? जब एक कॉमनैलिटी हो। कहाँ? हिस्ट्री में। जब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस या फिर ऐतिहासिक जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं वो सेम है, भाषा आपकी सेम है, संस्कृति सेम है, तब हम समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र राष्ट्र बन सकता है। यह बात भी कोई नई नहीं है कि पंजाब प्रांत में अपने निर्माण के बाद से ही पाकिस्तानी राजनीति पर हावी रहा है। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, पाकिस्तान में पंजाब तो इनफैक्ट आर्मी में भी बहुत ज़्यादा हावी रहा है। पंजाबियों का देश की नौकरशाही और संस्थाओं पर लगभग निर्विवाद नियंत्रण रहा है। इसके अलावा यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी एक ऐतिहासिक रूप से पंजाबियों का दबदबा रहा है। केवल धर्म के आधार पर बने देश में जातीय मतभेद
से ऐतिहासिक रूप से विभाजन या ऐतिहासिक रूप से विभाजन और फूट डाली है। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों बन रहे थे, पहली बात तो ये मुस्लिम लीग की धारणा थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। मुसलमानों को अगर अपना प्रतिनिधित्व कराना है तो एक ऐसी ही पार्टी चाहिए, तभी मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था। यही मुस्लिम लीग है जिसने जब देश बना, जिस आधार पर देश बनाना था, इन्होंने बोला कि हम धर्म के आधार पर बना रहे हैं। पर भारत ने कभी नहीं बोला कि हम धर्म के आधार पर अपने देश को बना रहे हैं। भारत हमेशा शुरू से धर्मनिरपेक्ष रहा है। इनफैक्ट 1976 की बात करें, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संशोधन हुआ था 42वां, तो हमारे प्रियम्बल में साफ साफ लिखवाया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सेक्युलर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने शुरू से ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, म्यांमार की, ये सब थियोक्रेटिक नेशंस हैं। थियोक्रेटिक का मतलब होता है जो एक किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके आगे बढ़े, ठीक है। इसके कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और आज तक बलूच राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अगर दूसरे कारण की बात करें तो बलूच लोगों में आर्थिक अलगाव एवं अन्याय की भी भावना है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है, पर आबादी इसमें सबसे कम है। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं ये पिछड़े हैं। अगर बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, तो तेल सहित ये प्राकृतिक संसाधनों में तेल तो भरपूर है। ये ईरान और अफगानिस्तान के साथ देश की पश्चिमी सीमा पर रणनीतिक रूप से स्थित है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होनी चाहिए। फिर भी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में इसको लोग अपेक्षाकृत गरीब ही मानते हैं, और गरीब ये है भी। इससे बलूच लोगों में राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहने की भावना और बढ़ गई है। बलूच राष्ट्रवादियों का तर्क है कि पंजाबी बहुल पाकिस्तान राज्य बलूचिस्तान के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का फायदा भी उठाते हैं। उदाहरण की बात करें तो चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह का निर्माण को ही लें, या एक ऐसी परियोजना है जिसने अरबों डॉलर का निवेश प्राप्त किया है, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही कम लाभ हुआ है, इससे लाभ कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान काफ़ी नाराज़ है। शिक्षित और बेरोजगार बलोची युवाओं के बजाय पंजाबी और सिंधी इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चीनी विशेषज्ञों को भी इस परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर काम पे लगाया है। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और जब भी कहीं भी एक इकोनॉमिक वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको कौन फिल करता है? उसको रेडिकलिज्म और टेररिज्म फिल करता है। बलूच लिबरेशन आर्मी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका तीनों इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 से 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। इनका आरोप था कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। BLA अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले कर रहा है। 1973 में जुल्फिकर अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी का समर्थन लगाने का भी आरोप लगाया था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे इतने देशों का हाथ है। जब तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान में सत्ता संभाली, तब वर्ष 2000 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नवाब मीरी की हत्या भी कर दी गई थी। पाकिस्तान सेना ने सत्ता के इशारे पर इस केस में बलूच नेता खैर बख्श मीरी को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी एक बार फिर से सक्रिय हुई। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का यह भी दावा रहा है कि BLA की आधिकारिक स्थापना 2020 में हुई। इसके बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमला भी करना शुरू किया। इस समूह में शामिल ज्यादातर लगा के मैरी और बुगती जनजाति में से थे। यह जनजातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता पाने के लिए ऐसे काम कर रही थी। अब इससे संबंधित हम एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। बलूच विद्रोह क्या है? बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा पंजाबियों को निशाना बनाने के कारण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। स्टे अपडेटेड।